गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज एटॉमिक स्ट्रक्चर से। ये आपका सेकंड नंबर का चैप्टर रहेगा। पहला चैप्टर आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में है, उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है, तो हम उसको क्लास में स्टार्ट करेंगे। कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर के अंदर जान लेते हैं, एटम क्या होता है। मैटर, 9th क्लास में आपने पढ़ाई होगा मैटर क्या होता है। 3 फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो भी चीज़ हमारे आसपास एग्जिस्ट करती है वो किसी ना किसी मैटर के पार्ट की बनी होती है, या तो सॉलिड होगी, या तो लिक्विड होगी, या तो गैस होगी। ऐसे 2 स्टेट और पाई जाती हैं, प्लाज्मा एंड ऑल। तो अभी हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस का ही जानना है। किसी भी मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने स्पेशल एक वर्ड लिखा हुआ है, इनडिविजिबल। तो इनडिविजिबल का मतलब होता है, इनडिविजिबल का मतलब जो फर्दर ना टूटे। मतलब हमने जो अब तक मानी है सबसे छोटी यूनिट किसी भी मैटर की वो है एटम। वैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होते हैं, मतलब वो डिविजिबल है, लेकिन केमिस्ट्री ने अभी तक स्टैंडर्ड पोजिशंस में अपने अभी तक इसी को सबसे छोटा यूनिट मान रखा है। नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स होते हैं द स्मॉलेस्ट डिविजिबल यूनिट ऑफ मैटर, वो सबसे छोटी यूनिट जो डिवाइड हो जाए फर्दर। फॉर एग्जांपल H2O। अगर हम मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लें H2O, H2O, H2O फर्दर 2 हाइड्रोजन के एटम में टूट जाएगा, 1 ऑक्सीजन के एटम में टूट जाएगा। तो मॉलिक्यूल वो होते हैं जो एटम्स में फर्दर टूट जाएँ, तो एटम को फर्दर और नहीं तोड़ सकते हो आप। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स स्मॉलेस्ट डिविजिबल यूनिट, मतलब जो टूट जाए, सबसे छोटी यूनिट भी हो और टूट भी जाए, उसी को बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। अब जान लेते हैं एटम के अंदर क्या क्या होता है। एटम के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एटम के अंदर पाए जाते हैं, उनका नाम क्या होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और उस पर मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है। प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, लेकिन मास उसका भी यही होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड सेम है। क्या सेम है बेटा? मैग्नीट्यूड। लेकिन साइन जो है वो अपोजिट है, उस पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। डन। अगर मैं बात करूँ मास की, तो मास में मास जो है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का दिया हुआ है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मैंने लगभग बराबर लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली सेम होता है। 1.67 के आगे की जो वैल्यूज़ होती है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को अगर आप इलेक्ट्रॉन के मास से कंपेयर करेंगे, तो इसमें 4 ज़ीरो ज़्यादा आ रही हैं और इसमें 4 ज़ीरो माइनस में कम आ रही हैं। मतलब पावर माइनस में ज़्यादा होना का मतलब कम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 10 की पावर 4 टाइम्स लेस होता है। मतलब इसका वज़न 10,000 गुना कम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। डन। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज के बारे में जानते हैं, इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वो चार्ज है दुनिया में जो सबसे छोटा चार्ज है, इससे छोटा चार्ज आज तक कभी नहीं पाया गया है। ठीक है, तो सबसे छोटा चार्ज जो मिला है दुनिया में आज तक वो है ई। ई की वैल्यू होती है +-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब इससे फर्दर और छोटा चार्ज नहीं मिलेगा आपको। दूसरा पार्ट, अगर हमें किसी बॉडी पे चार्ज निकालना है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के कन्वर्ट हो गया Mg+2 में, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया उसने। तो ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल ई की वैल्यू मैंने आपको लिखी दी है। तो अगर मुझे निकालना पड़ा कि बताओ Mg+2 पे चार्ज कितना है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 2 n की जगह, और e की जगह लिख दूँगा इसकी वैल्यू, तो Mg+2 पे टोटल चार्ज निकल जाएगा। तो किसी भी बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं या दिए हैं चार्ज, यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब ध्यान से समझने की कोशिश करें। व्हाट डू बाई क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन सिंपली मीन्स, देखो, अगर मान लो एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए।
अब या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, या तो 2 देगा, या 4 देगा, या 6 देगा, या 8 देगा, कुछ संख्या में देगा ना। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो जो देगा वो कंप्लीट देगा, या लेगा भी तो कंप्लीट लेगा। तो जो भी इस अच्छा जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर चार्ज किया जाता है बेटा पॉजिटिव, और जो लेता है उस पर चार्ज किया जाता है नेगेटिव। तो किसी भी बॉडी पर अगर हमें चार्ज निकालना पड़ा तो वो मल्टीपल होगा किसका, बेसिक चार्ज का। इसका इतना गुना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो उसका 2 गुना चार्ज इस पर आ गया, इस पे माइनस में वही चार्ज आ गया। इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो 3 गुना चार्ज चला गया। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, की जो भी टोटल चार्ज होगा किसी बॉडी पे वो बेसिक चार्ज का मल्टीपल होगा। मल्टीपल मतलब उसका 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स हमें चैप्टर्स से स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। आज आप लोग ये सब बेसिक टर्म्स को क्लियर करेंगे ताकि अगला टॉपिक जो हमारा थोड़ा अच्छा हेल्दी पोर्शन होगा वो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। पहला टॉपिक है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम। एटम के अंदर अगर आप ढंग से देखें तो एटम के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और चारों तरफ होते हैं शेल्स। न्यूक्लियस के अंदर होता है बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। एक एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्लियर? कुछ लोग एटॉमिक नंबर को कभी कभी ये भी बोल देते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। कभी भी इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में मत बताया करो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकते हैं। कभी कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका एटॉमिक नंबर बदल गया। तो एटॉमिक नंबर को हमेशा कैसे डिफाइन करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। क्लियर? फिर आता है मास नंबर। मास के बारे में एक बात ध्यान रखना, अभी अभी आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का मास 10,000 टाइम कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले। तो जब इसका मास 10,000 टाइम लेस है तो क्या इसके मास को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं? हम कंसिडर ही नहीं करेंगे इसके अंदर कोई वज़न है, हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से जो मास है। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है मास नंबर वो है द सम टोटल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। द सम टोटल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। हमने इलेक्ट्रॉन के मास को क्यों नेग्लेक्ट कर दिया? क्योंकि उसकी वैल्यू 10,000 टाइम लेस थी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला होता है मास नंबर। जो होता है मास नंबर क्या था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। तो प्रोटॉन, क्या हम एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं? अभी भी आपको पढ़ाया था यहाँ पे। एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है उसको मास नंबर बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको अलग अलग क्वेश्चन करने में सॉल्व कर, मान लो आपको किसी को एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ है, पूछ लिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, तो निकाल सकते हो। एग्जांपल ले लो, अगर आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर मालूम है 11 होता है, आपसे कोई पूछता है बताओ उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ। हमें एक बात मालूम है, ये जो नीचे लिखते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे लिखा हुआ है 11, तो पक्का प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 11। हमें इतना ही पता है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। इसका मास नंबर जो होता है वो होता है 23। जो ये मास नंबर होता है वो होता है 23। ये 23 है, ये 11 है, तो ये निकाल लेंगे। 23 में से 11 गए 12, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकल आएंगे इसके अंदर 12। डन। अगले टॉपिक की बात करते हैं, उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़, जब 2 स्पीसीज़ जिनके पास सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हों, इसी को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़। अपने होमवर्क के पार्ट में एक बात लिख लेना कि अलग अलग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जांपल्स में उनको सॉल्व करने की कोशिश करना कि इन सब ग्रुप में से कौन कौन से एलिमेंट्स सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं। अगला टॉपिक है आइसोटोन्स। जिन 2 स्पीसीज़ के पास सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हों उन्हीं को बोलते हैं आइसोटोन्स। मैं इसका एग्जांपल नहीं लिख रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको आप होमवर्क के फॉर्म में ढूंढो। ठीक है, होमवर्क के फॉर्म में ढूंढो कि किन 2 एलिमेंट्स के नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार वो स्पीसीज़ होते हैं जिनके पास मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट। तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, 2 स्पीसीज हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा आइसोटॉप्स। आइसोटॉप वो होते हैं जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है। आइसोटॉप्स, तो आपको आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटॉप्स के एग्जाम्पल होमवर्क की फॉर्म में खुद से लिखने हैं।
एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखो। ऐसे किया जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। मान लो कोई एलिमेंट है जिसका नाम है x, तो जो नीचे लिखा जाता है वो उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, और एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मास नंबर क्या होता है बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे, A इज इक्वल टू Z+N। क्लियर। ये रहा बेसिक्स आपके पास। आपको एक मैं होमवर्क देना चाहता हूँ ताकि मैं अगली क्लास ज़्यादा इफेक्टिव ले सकूँ। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा, आप लोगों को आज ना सारे के सारे 1 से लेके 30 एटॉमिक नंबर तक सीक्वेंस में एलिमेंट्स लिखने हैं, कि जैसे फर्स्ट होता है हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन होता है, दूसरा हीलियम होता है, तो सीक्वेंस में लिखने हैं एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में, 1 से लेके 30 लिख लेने हैं आपको, ठीक है। 1 से लेके 30 आपको याद होने चाहिए एज इट इज़, और उनका एटॉमिक नंबर में आपसे कहीं कोई भी पूछ सकता है। अपने आपस में ही टेस्ट दे लेना एक दूसरे को कि बता इस वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसका कितना होता है। तो जितना आपको ये बात की क्लैरिटी रहेगी उतना आपको आगे जाके ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो सब सिर के ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय।